बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आए थे। अरे शहर रहने जा रही है तो तू सारा गांव ही साथ में बांध कर ले जाएगी क्या? उमेश जी ने अपनी पत्नी मालती जी को सामान बांधते हुए देखा तो आश्चर्य से बोले, हाँ तो ले जाऊंगी। मेरे बेटे ने पहली बार मिलने शहर जो जा रही हूँ उसकी पसंद के ये लड्डू बनाए हैं और सूजी की मठरियाँ और आम का अचार, ये बेसन की नमकीन। वहाँ मसाले शुद्ध थोड़े ना मिलते होंगे। महीने 2 महीने के वो भी बांध लिए। 2 किलो बड़ियाँ और ये आलू के पापड़, साथ में गांव का देसी घी। बेटे बहू हैं, शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पता नहीं उन्हें शहर में कुछ मिलता भी होगा या नहीं। फिर अभी नई नई गृहस्थी बसी है। मुझे जो भी सामान समझ आया मैंने बांध लिया। अब आप ना रोकिए। मेरे बेटे और मेरे बीच में आने का आपका कोई हक ही नहीं है। मैं तो कितना रोई थी, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। शहर पढ़ने भेज दिया। अब तो ओमी वहीं का होकर रह गया है। गांव भी नहीं आता। महीनों पहले ब्याह करके गया था। बहू को साथ ही ले गया। एक दिन भी मेरे पास ना छोड़ा। बेटी ना थी तो क्या मैं बहू के लाड नहीं लड़ाती? मालती जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भावुक हो गईं। सामान उनके हाथ में ही रह गया। उमेश जी ने संभाला और बैठाया। इतना दुखी क्यों होती हो? मैं तो कब से उसे बुला रहा था, पर उस दिन वो पहली बार बोला कि आप ही रहने आ जाइए। उसे तो समय नहीं है, नौकरी भी तो करनी है। आजकल नौकरी घर परिवार रिश्तों और भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। काम भी तो उसी से चलता है। शहर के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। अब तू सामान बांध ले, फिर ना कहना कि कुछ छूट गया है। और हाँ, वहाँ पहनने के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रख लेना। बहू भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है। उसके सामने तू कुछ कम नहीं लगनी चाहिए। अरे बहू से कैसी होड़, वो तो मेरी बेटी जैसी है। कम या ज्यादा क्या होता है, अब उसके जैसी तो सुंदर नहीं लग सकती। वो तो जाने क्या क्या पहनती है। और ये कहकर मालती जी हंसने लगती हैं। कितना छोटा था हमारा ओमी, और अब बहू भी लेकर आ गया। आपको याद है शादी के इतने सालों बाद वो हुआ था। मैंने मंदिर जाकर कितनी प्रार्थनाएं की थी, पूजा पाठ टोना टोटका, जो जिसने बोला वो किया था। कितने इंतजार के बाद मेरी गोद हरी हुई थी। पर वो बड़ा कमजोर हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा था अच्छे से देखभाल करनी होगी। बच्चा बड़ा ही कमजोर है। उसकी रोज मालिश करती थी, सुबह शाम करती थी, ताकि हड्डियां मजबूत हो जाएं और वो चलने लगे। कितनी मुश्किल से चलने लगा था और बोला भी नहीं आई थी। हर काम उसका देरी से हुआ था। ईश्वर ने एक ही संतान दी, पर उसे भी मुश्किल से पालना पड़ा। जब ओमी बड़ा हुआ तो पढ़ने में तेज निकला। कक्षा में पहले नंबर आता था। सब कहते थे ओमी बहुत बड़ा बनेगा, और आज बड़ा होकर बड़ी सी नौकरी करने लगा है। पत्नी भी अपनी पसंद की लाया है। पर देखा ना, बहू को हमारे पैर भी ना छुए। थोड़ी आजकल के ज़माने की है। मुझसे तो बात भी ज़्यादा ना हुई थी। बस हाँ में हाँ और ना में ना कर देती थी। हाँ, पर शादी के तीसरे दिन तो दोनों चले गए थे। नौकरी जो करनी थी, मन भरकर देखा भी नहीं मैंने, तो काम में ही उलझी हुई थी। अब छोड़ो ना, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अब घर इतने दिनों बंद रहेगा तो उसे भी संभाल कर जाना है। तभी मोबाइल में घंटी बजती है। उसे सुनकर मालती जी खुश हो जाती हैं। सुनो जी, लगता है ओमी का फोन है। वो लपक कर उठा लेती हैं। हाँ बेटा, कैसा है? तूने खाना खा लिया क्या? क्या माँ हर बार एक ही सवाल? मैं तो कोई बच्चा हूँ तो आप मुझे खाने की पूछ रही हो? मेरी बाबूजी से बात करवाओ। बाबूजी, उस खेत का क्या हुआ? आपने सौदा किया या नहीं? अब शहर में मुझे अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेना है तो जल्दी पैसा चाहिए। डाउन पेमेंट भी देना होगा। आप जल्दी से खेत का सौदा कीजिए। वैसे भी अब उसमें पहले की तरह फसल होती कहाँ है।
और गुस्से में उसने फोन रख दिया। ओमी क्या कह रहा था? मालती जी ने उन्हें झकझोरा तो वो संभाल कर बोले, हाँ कह रहा था सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना, सफर के बीच के लिए खाना रख लेना, ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है, माँ बाहर का खाएगी तो उसका पेट खराब हो जाएगा। उमेश जी बहलाते हुए कहा, हाँ तो सही कह रहा था मेरा बेटा है, तो माँ की सेहत की चिंता तो होगी ही। अब भी मेरा ओमी मेरा कितना ध्यान रखता है। और वो काम में लग गई। उमेश जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जिंदगी भर खेतों में काम किया, खेतों की फसल को ही बेचकर घर चलाया था, खेतों में उनकी जान बसती थी। और ओमी जिद कर रहा था कि जो भी खेत है उन्हें बेचकर पैसा उन्हें दे दे ताकि वो शहर में फ्लैट ले सके। पर ओमी ने कभी नहीं सोचा कि अगर खेत बेचकर सारे पैसे उसे दे दिए तो वो दोनों बुढ़ापे में खाएंगे क्या। अब वो खुद खेत में काम नहीं कर सकते थे, पर करवा तो सकते हैं। और अभी से बेटे बहू पर निर्भर होना उन्हें मंजूर भी नहीं था। अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खेत बेच देंगे तो घर कैसे चलेगा? भले ही ओमी कमाता हो, पर उसने आज तक अपने माँ बाबूजी पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। शहर में रहने वाले मोटे खर्चों की दुहाई देकर दिल के कितने छोटे हो जाते हैं, अपने ही माता पिता पर खर्च करने से कतराते हैं, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब मालती जी सो रही थी तब उमेश जी ने खेत के और घर के कागज निकाले और जल्दी सुबह ही अपने एक मित्र जो कि वकील थे उनके पास चले गए और सारी बात उन्हें बताई। वकील ने उन्हें सब कुछ समझाया, कुछ लिखा पढ़ी हुई, और वो घर आ गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? रंजना के घर चाय पीने गया था। तुझे तो पता है उसे मिले बिना मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो घर खेत भी तो किसी को संभाल कर जाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सामान उठाया और चल दिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने रास्ते भर का खाना बांध लिया है, आपकी वजह से देर हो गई तो फिर माफ ना करूंगी। मालती जी बनावट गुस्से में बोली, अरे वो तो ठीक है, पर बहू के सामने मुझे हुक्म मत देना, ना ही डांटना, वरना वो भी मेरी इज्जत ना करेगी। ऐसे कैसे ना करेगी? जो मेरे पति की इज्जत ना करेगी उसे मेरा भी कोई वास्ता ना होगा, चाहे वो मेरी बहू हो या बेटा। मेरे लिए तो आप ही पहले रहोगे। मालती जी ने कहा, देखो अपनी बात पर कायम रहना, समय आने पर पलट मत जाना। उमेश जी ने गंभीर होते हुए कहा। उनके चेहरे के भाव पढ़कर मालती जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके और ओमी के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसी स्थिति का कुछ पता नहीं, इस जमाने में कब किससे साथ क्या हो जाए। आपकी यही पहेलियां डरा देती हैं। कभी तो कहते हो मजाक कर रहा था, कभी गंभीर हो जाते हो। और मालती जी सामान बाहर रखने लगी। उमेश जी हाथ से सामान लेते हुए बोले, बेटे से मिलने की बड़ी खुशी हो रही है। इतना वजन उठाओगी तो इस बुढ़ापे में हड्डियां बोलने लगेंगी। बुढ़े हो गए हो आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ। मेरे बालों और रूप में कोई कमी नहीं आई है। और दोनों हंसने लगे। सभी पड़ोसियों को बताकर सबसे मिलकर दोनों गांव के स्टेशन से शहर की ट्रेन में चढ़ गए। लंबा सफर था, 20 घंटे की थकान वाली यात्रा करके दोनों शहर के स्टेशन पर पहुंच गए। मालती जी की नजरें बेटे को ढूंढ रही थी। ओमी लेने नहीं आया। मुझे तो लगा दोनों बेटे बहू स्टेशन पर मिलेंगे। आज तो रविवार है, उनका ऑफिस भी नहीं है। सामान एक तरफ रखकर उमेश जी ने मालती जी को बैठाया, फिर अपने बेटे को फोन लगाया। ओमी बेटा, क्या बाबूजी, संडे है, चैन से सो भी नहीं सकता क्या? आपकी बहू भी देर रात तक काम करती है, आपने तो उसकी भी नींद खराब कर दी। आपको तो नींद इस उम्र में आती नहीं है, पर हमें तो आती है। कोई भी काम था तो देर से फोन कर देते। और बाबूजी, आपने खेत बेचा या नहीं? मुझे घर लेना है, और इधर दलाल ने एक लगा रखी है। आपको तो हमारी जरा भी चिंता नहीं है। कब से कह रहे हैं खेत बेच दो तो मैं घर ले लूंगा। अब अपनी पत्नी को कब तक किराए के घर में रखूंगा?
इतनी जायदाद रखी है, क्या छाती पर लेकर जाओगे? वैसे भी एक लौता संतान हूँ, अभी दे दो, बाद में भी तो सब कुछ मेरा होगा। ठीक है, खेत बेचकर सारा पैसा तुझे दे दूंगा, पर फिर तेरी माँ और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों का खर्चा तो खेत से ही चलता है। तू हमें साथ में रख लेगा तो मैं खेत बेच दूंगा। बाबूजी, मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं और दिशा तो ऑफिस जाते हैं, फिर आपका मन तो गांव में लगता है, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर हमारी अपनी जिंदगी भी तो है, आप और माँ यहाँ रहोगे तो दिशा को परेशानी होगी। ठीक है, तो फिर हम गांव में रह लेंगे। तू हमें खर्चे के 20,000 रुपये महीने भेज दिया करना। उमेश जी ने कहा, क्या बाबूजी, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपसे खेत बेचने को कहता ही क्यों? अब 20,000 रुपये महीने आपको भेज दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? आप सब बेचकर शहर आ जाएंगे, या काफी वृद्ध आश्रम है, मैं आप दोनों को यहाँ रखवा दूंगा, समय पर खाना मिलेगा, ढेर सारे अपनी ही उम्र के लोग होंगे। ये सुनकर उमेश जी का खून खौल जाता है। वाह बेटा, हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं। आज तूने बड़े अच्छे से अपना फर्ज निभाया है। पत्नी की फिक्र है कि उसे किराए के घर में कैसे रखूंगा, पर माता पिता को अनजान वृद्ध आश्रम में छोड़ते हुए तुझे शर्म ना आएगी? संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए थे, पर तुझे शहर की हवा लग गई है। बस मैं और मेरी पत्नी, यही तेरा परिवार है। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, वो भी तेरे साथ यही करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? माता पिता को बेघर करके तू अपना घर बसाएगा? और कान खोलकर सुन ले, मैं खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये खेत मेरी आजीविका रही है और हम दोनों का बुढ़ापे में यही सहारा है। तुझे तो ये भी याद नहीं कि तूने हमें रहने को बुलाया था। हम तो तुझे मिलने को बेहद उत्साहित थे। हम तो यहाँ तेरे शहर में स्टेशन पर खड़े हैं, तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही है। उमेश जी घबराए गले से बोले, मैंने तो आपको रहने को नहीं बुलाया, वैसे भी कभी ऐसे ही बुला दिया होगा। एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए। बाबूजी, कोई भी आपको बोल दे कि हमारे घर रहने को आइए, तो आप क्या उठकर चल देंगे? जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया होगा। ये सुनकर उमेश जी के पैरों तले जमीन सरक गई। थोड़ी देर के लिए वो सन्न रह गए। मालती जी ने फोन हाथ में लिया तो ओमी बोल रहा था, बाबूजी, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ सकते हैं? मेरे और दिशा के अपने कुछ प्लान हैं, फिर आपने बताया भी नहीं और आ गए। कम से कम एक बार फोन करके बताना तो चाहिए। ये शहर है, आप किसानों का गांव नहीं है। ओमी, तू चुप कर। तू मेरे पति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता है। हम किसान हैं और खेती करके ही तुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया है। अपने बेटे के घर आने के लिए भी बताना पड़ता है। ये तेरे शहर की संस्कृति होगी, हमारे गांव में तो आज भी अनजाने मेहमान भगवान के समान ही होते हैं। फिर हम तो तेरे माता पिता हैं। तभी फोन उमेश जी ने वापस ले लिया। अब तू सुन, तुझे खेत और घर में से एक फूटी कौड़ी तक ना मिलेगी। तू अपनी पत्नी को कैसे रखेगा, ये तेरा मसला है। मैं आने से पहले ही सारे कागजात तैयार करके लाया था। ये घर और खेत हम दोनों के नाम रहेगा, और जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये घर और खेत बेचकर जो धनराशि मिलेगी वो गांव के अनाथालय में चली जाएगी। ईश्वर से इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुझे दिया था। काश वो ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो हमें तेरे जैसी नालायक बेटा तो नहीं होता। हम तो तुझसे मिलने आए थे, तेरे साथ शहर रहने आए थे, पर तुझे तो सिर्फ खेत के पैसे लेने हैं। अपने माँ बाबूजी का प्यार और आशीर्वाद नहीं चाहिए। आज से तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर चुके हैं। कभी गांव आकर शकल दिखाने की जरूरत नहीं है। हम वापस गांव जा रहे हैं। ये तो तेरी माँ की जिद थी, इसीलिए तुझसे मिलने को चला आया, पर बहुत बड़ी गलती की। काश मालती ये सब नहीं देखती, एक भरम में जी लेती। हम तो बेटे का घर अपना घर समझकर रहने आए थे। उमेश जी और मालती जी ने सामान उठाया और स्टेशन से ही वापस गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं,
पर वही बच्चे बड़े होकर उनकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।